अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत को बिल्कुल वाज़े अल्फाज में यह बता दिया है कि जो उसकी आबी जारहियत है वो कबूल नहीं की जाएगी। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुसद्दिक मलिक और हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब, उनमें बिल्कुल वाज़े तौर पर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि वो हाथ हम तोड़ देंगे जो इस काम में मुलव्वस होगा। पाकिस्तान पहले भी कई बार ये वाज़े कर चुका है, अगरचे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया था। पाकिस्तान कंस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहा है, पाकिस्तान सब्र का मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो बात को समझ नहीं पा रहा। अगरचे कि वो बालाई, वो अपने आप को जो है वो अपर राइपेरियन कंसिडर करता है, हालांकि वो है नहीं। अपर राइपेरियन तो फिर चीन और नेपाल और भूटान है, जहाँ से दरिया जो है वो भारत में आते हैं। ये तो आप उसे समझ लीजिए कि मिड स्ट्रीम जिसे कह लीजिए कि वो भारत है। पाकिस्तान जो है वो ज़ेरी उसके अंदर फॉल करता है। 20% भारत पानी जो है वो ले सकता है और 80% उसे पाकिस्तान को देना है। लेकिन वो पहलगाम वाक़े को उसने जैसे कह लीजिए उसकी आड़ के अंदर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसने एक्चुअल उसका मकसद जो था वो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके चनाब के ऊपर जो अब कंस्ट्रक्शन शुरू की गई है, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है कि ना वहाँ से डाइवर्स किया जा सकता है पानी, जो वो करके ब्यास में डालना चाह रहा है टनल तामीर करके, और दूसरा ये है कि वो डैम बनाकर पानी रोकना चाह रहा है। आप इंडियन चैनल्स को देखें और उन पर तज्जिया सुने तो वो अपने आप को पानी का जैसे मालिक करार दे रहा है, जिसका एक्चुअली पानी जो है वो दुनिया भर के कानून और कायदों के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत है। और लोअर राइपेरियन जितने भी हैं कंट्रीज़, उनका पानी नहीं रोका जा सकता। अगर भारत को कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट करने की जो है इजाज़त दी गई तो फिर दुनिया के बहुत से ममालिक, अरबों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। यही वो बात है जो आज पाकिस्तान ने एक बैनुल अक़वामी सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक्किद किया और वहाँ पर दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर ये मामला ऐसे ही है। अगर इसको प्रेसिडेंट बनने दिया गया तो फिर ये दुनिया के तमाम जो लो राइपेरियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और अपर राइपेरियन और ये जो मिड स्ट्रीम राइपेरियन होते हैं ये लो राइपेरियन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस मौजू पर बात करनी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, माहिर आलमी अमूर के एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब भी हैं, लेकिन जो दिफाई तजिया निगार हैं। लेकिन सबसे पहले आज लाहौर में एक बड़ा वाक़या हो गया है, बड़ा ही जैसे कह लें सोग वाली बात है। कोई बेहसी भी इसके अंदर शामिल है। मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि पहले ज़रा वाक़े के बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नुमाइंदे हैं नईम भट्टी साहब वो मौके पर मौजूद हैं, पहले उनसे ज़रा वाक़या पूछ लीजिए कि क्या हुआ है। जो अब तक की इतलात हैं कि काना में जो एक ट्यूशन सेंटर था उसकी छत गिरने से 14 बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे थे, बहुत 5 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वहाँ पर ट्यूशन पढ़ रहे थे, छत गिरी है और वो 14 बच्चे जो हैं वो जहाँ बहक हो गए हैं, जबकि 19 ज़ख्मी हैं। नईम भट्टी साहब, पहले तो ज़रा थोड़ा तफसील बताइए कि ये वाक़या क्यों हुआ, छत क्यों गिरी इस ट्यूशन सेंटर की? जी बिल्कुल जी, ये लाहौर का इलाका है काना, जहां पर जो है कचवाना रोड है और ये उसकी जो बस्ती है ईदगाह बस्ती का ये इलाका है, जहां पर जो है यानी कि आज क़यामत सुगरा जो है वो बर्पा हुई है। यहाँ पर जो है एक घर पर में जो है यानी कि वो एक अकेडमी बनी हुई थी, जहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ट्यूशन के लिए आते थे, और ये तकरीबन एक घर है जहाँ पर ये तकरीबन बच्चे जो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे, और ये 21 लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद थे जिनमें छोटे छोटे बच्चे थे, और ये एक ट्यूशन है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और जब छत गिरी है जो कि TR गार्डर से बनी हुई थी और ये कमजोर छत थी जो कि अचानक गिर गई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन जो है 14 बच्चे जो है जिनको मलबे तले से जो है मुर्दा हालत में निकाला गया था, और उनमें से तकरीबन जो बाकी 7 लोग थे उनको तिब्बी इमदाद के लिए जो काना हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया था, जिनमें छोटे छोटे जो बच्चे थे उनमें बहन भाई भी थे और इसके अलावा दीगर बच्चे भी शामिल थे। बाकी जो बच्चे हैं जो जिनमें जो ट्यूशन जिसके पास पढ़ने आते थे उस खातून की भी हालत तशवीशनाक है, और ये तकरीबन 6-7 लोग जो हैं वो जख्मी हालत में काना हॉस्पिटल में मुंतकिल को कर दिया गया है। जी ये नहीं, ये बताइए कि ये छत गिरी क्यों है, क्योंकि TR की तो होगी छत, लेकिन छत गिरने की वजह क्या है असल में? बेसिकली मामला ये था कि ये जो छत थी ये काफी ज्यादा बोसीदा हालत में थी, और ये TR गार्डर से बनी हुई छत थी जिसके ऊपर मट्टी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मट्टी ज्यादा होने की वजह से जो छत थी वो नीचे गिर गई थी, और इसके जो TR गार्डर है वो भी काफी ज्यादा जो है
वो बुसीदा हालत में थे। नहीं, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कोई एक और मंजिल बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्या मामला था, ये कैसे? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही थी। अच्छा। बच्चे आम रूटीन में जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। ये एक घर है जहाँ पर एक खातून जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और ये आसपास के ही बच्चे थे जो कि तकरीबन जो है, ये कोई पुराना घर है? जी जी बिल्कुल, ये पुराना घर है और काफी ज्यादा बोसीदा घर था, और इसके 5 कमरे जो है 5 कमरों पर ये मुश्तमिल घर था जहां पर बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे। और अचानक से जो है ये छत जो है वो नीचे गिरी है, जिसके टीआर गार्डर जो है वो काफी ज्यादा कमजोर थे, और जो छत पर जो मट्टी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये जो ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, ये उन्होंने मतलब ये खुद ओनर्स चला रहे थे या ये कोई किराए पे दी हुई थी? क्योंकि जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब है, उनकी गुफ्तगू मैंने कहीं मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी ट्यूशन सेंटर चलाने में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्या इन मामलों को, इन लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया है? नहीं, ये कोई ट्यूशन सेंटर, यानी कि जैसे अमूमन घरों के पास जो है वो ट्यूशन सेंटर होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो घरों में पढ़ने के लिए आते हैं, वैसे ही एक ट्यूशन सेंटर था जहां पर एक खातून थी जो कि बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, और ये बच्चे आसपास के घरों के बच्चे थे जो यहाँ पर जो है वो ट्यूशन आते थे और अपनी जो तालीम थी उसको जो है ये जारी रखते थे। और आज जैसे ही ये बच्चे, तकरीबन 20 बच्चे हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं और आके ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, तो अचानक जो है ये छत जो है वो नीचे गिरती है, जिसके टीआर गार्डर जो है वो काफी ज्यादा कमजोर थे, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नईम भट्टी साहब आपका, आपने हमें वाकये के मामलात से, अब ये जो मामला है कि बसीदा इमारतें जो हैं वो एक अलग से एक प्रॉब्लम है, लोग एहतियात नहीं करते, घर बने हुए हैं, और वो फिर जो वहाँ के, अब ये बात अभी वाज़े नहीं हो सकी कि ये कोई किराए पे लेकर ट्यूशन सेंटर बनाया गया था या ये जो ख़ुद खातून, अभी तहकीकात हो रही हैं इस सारे मामले पे। काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमारी थोड़ा सा, जैसे कह लीजिए कि केयरलेसनेस को भी जाहिर करते हैं और बेहिसी को भी जाहिर करते हैं कि हम लोग जब ये सोचे समझे बगैर कि हम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हम अपने कौम का जो मुस्तकबिल है उसको हमने सबको यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, और इकट्ठा करके हमने ध्यान नहीं दिया कि भाई वो क्या ये छत जो है वो वज़न, जो उसके ऊपर मट्टी का वज़न है वो भी सहार सकती नहीं है, और टीआर गार्डन जो है वो इतने पुराने हो गए कि आखिरकार वो गिर गए। बाहर तो ये एक हादसा है, देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या मामलात अभी आते हैं। अभी जो मामला है वो बड़ा गंभीर है। इस वक्त जो पाकिस्तान जिस किस्म की जारहियत का सामना कर रहा है, भारत सरेआम खुलेआम, उनके मीडिया चैनल्स को देख लीजिए, उनके वज़रा के और उनकी मोदी की जो इस वक्त काबीना है उनको देख लें, उनके जो रहनुमा हैं उनकी बात सुन लें, वो बड़ा शौक से और बड़ी, जिसे कह लीजिए कि वो बड़े प्राउड होकर वो कहते हैं जी हम टैप बंद कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, हम पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, इसकी मैनेजमेंट हमारे हाथ में है। हालांकि ऐसा है नहीं। फैक्चुअली भारत भी, एक तो पहली बात यह है कि पानी का जो रास्ता रोकना इतना आसान नहीं होता। डैम्स बनाए जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस की जा सकती है, लेकिन कुदरत जो है वो जो पानी का रास्ता रोकने वाले जो हैं उनको फिर जो है ना वो सज़ा भी देती है। और इस किस्म की जो चनाब के ऊपर अब मामला करने की कोशिश की जा रही है, उसके ज़रिए जो पाकिस्तान को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, उस शिकस्त के जवाब में जो भारत को पाकिस्तान ने अस्करी सतह पर दी है, उसका जवाब देने के लिए ये, और साथ दहशतगर्दी थ्रू अफगानिस्तान, ये जो टैक्टिक इस वक्त भारत अपना रहा है, उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर इस इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली को न सिर्फ चैलेंज कर रखा है, बता रहा है, पाकिस्तान कंस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए अभी ज़ुबानी कलामी ये बात कर रहा है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये तो हमारी अस्करी और जो सियासी क़यादत है वो वाज़े कर चुकी है कि ये एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, इसको वॉर क्राइम कंसिडर किया जाएगा, तो उस सूरत में पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा कि फिर एक आध मिसाइल जो है इस किस्म की जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसको तबाह करने में लगा दिया जाए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब हैं। साजिद हबीब साहब, ये जो एक तो अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो भारत कोशिश कर रहा है कितना प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि वो खुद मिड स्ट्रीम है। अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वो उन तीनों ममालिक से उनके यहाँ दरिया आते हैं, बांग्लादेश का भी 2 दरिया ऐसे हैं जो उनकी टेरिटरी में जाके वापस आते हैं। अब
इस बुनियाद पर अगर वो हमारे पर लो राइपेरियन होने के नाते हम पर कोई तसल्लुत करने की कोशिश करता है, कोई प्रेसिडेंट सेट करता है, तो फिर चाइना, नेपाल और भूटान के पास भी ये राइट है कि फिर तो वो हाईएस्ट लेवल पे हैं और वो भारत का पानी भी रोक सकता है, तो वहां तो जो आबादी है वो तो बिल्कुल खुश्क होकर रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को बहुत सलाम मेरा। बिल्कुल आपने सही कहा, वो पानी को किसने रोका है? ये इनकी एक मेरे नज़दीक जो इनको हजीमत उठाना पड़ी है पिछले बरस मिलिटरली, और उसके बाद डिप्लोमेटिक आलमी सतह के ऊपर जो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में या मेरी राय है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका एक सियासी नारा है मोदी का, अपनी साख बचाने के लिए, अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो राफेल के नंबर भी पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये ज़्यादातर ये सियासी मेरे नज़दीक लगता है। देखिए, दरिया का नहीं, रास्ता लेकिन एवीएम साहब, उन्होंने वहां वो उसके टेंडर कर दिए हैं, वो जो चनाब से ब्यास में पानी डाइवर्ट करना है, और फिर उस जो टनल है 7-8 किलोमीटर की, वो 2500 करोड़ का तकरीबन वो मंसूबा कह रहे हैं, और वो उसकी टेंडर्स जारी हो चुके हैं, यानी वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो देखिए, अगर उन्होंने नारा लगाया तो अपने लोगों को दिखाने के लिए करना भी है और कर भी सकते हैं, लेट से। लेकिन उनको ये जहन में रखना चाहिए कि जब हमने बड़े क्लियरली हमने बता दिया कि पानी हमारी रेड लाइन है, हमारी मईशत का जो हम एक ज़राई मुल्क है, इन्हिसार उसके ऊपर है, हमारे लोगों का रोजगार उसके ऊपर लगा हुआ है, तो क्या हम इसको इजीली लेंगे? एज अ मिलिट्री मैन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर 6-7 साल लगते हैं 2500 करोड़ रुपए लगा के उसको बनाने में, तो इसको गिराने में, उस टनल को गिराने में तो चंद मिनट लगेंगे। और अगर हमें करना पड़ा तो मुझे यकीन है कि हम करेंगे। हमने पिछले साल साबित किया कि हमने अब कोई नॉर्मल या हल्का फुल्का रिस्पॉन्स नहीं देना। हमने अपने हुकूक के दिफा के लिए, अपने वतन की सलामती के लिए हमने जवाब देना है, तो बड़ा जोर से हमने जवाब देना है। और अगर इन्होंने कोई इस तरह की हरकत की, अब जब से इमेजिन कीजिए कि इन्होंने एक टनल बना के दरिया का रास्ता बदला है, आगे कुछ डैम बना लिया है, कुछ बना लिया है, और अगर वॉर होती है और उस टनल को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो सबसे पहले किसका नुकसान होगा? हाँ, अगर पानी स्पिल ओवर करता है तो किसका होगा? सैकड़ों और जैसे देहात आपने बचा कहा, जाएंगे। ऊपर इंडस तो निकलता ही वो तिब्बत के पास से, वहां से चीन से होता हुआ अक्साई चीन से, अक्साई चीन तो नहीं, उस पर तो दूसरा दरिया गुजरता है, वहां से आता है। और आप देखें कि विक्टर गाहो ने इंडियन चैनल पे बैठ के इंडिया को कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। अब उसमें ब्रह्मपुत्रा भी तो वहीं से निकलता है, ब्रह्मपुत्रा से ही सारे ये इधर के दरिया हैं जो इस साइड पर आ रहे हैं। चाहे तो चाइना कर सकता है, और उनका कुछ प्लान्स भी पिछले साल, कुछ महीने पहले उनके आए हैं कि वो भी इस तरह का सोच रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी हमारी रेड लाइन है, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आप देखिए कि ये कितने, आपने जो फिगर बताई है तो कुछ भी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि कोलंबो में कहीं ये हमसे कोई थर्ड पार्टी के साथ मिलकर हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमने इनकी एयर स्पेस बंद की हुई है। जी। एक साल में 7,000 करोड़ का नुकसान इनके एविएशन सेक्टर को हो रहा है। जी, हो रहा है। तो पानी तो रोक नहीं सकेंगे, कि पानी का कंट्रोल अल्लाह मियां ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन एयर स्पेस का कंट्रोल अल्लाह मियां ने हमें दिया हुआ है। हमारी एयर स्पेस कंट्रोल जो है उसको बंद करने की वजह से इनको क्रू ज्यादा करना पड़ रहा है, इनके फ्लाइट टाइम्स बढ़ गए हुए हैं। फ्लाइट टाइम जब बढ़ जाए, फ्लीट आपका वही हो, आपका नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम हो जाती हैं, तो 7,000 करोड़ एक साल का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम तो इनकी गर्दन दबा सकते हैं, इनके बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 6-7 साल की, और जिसको जरूरत पड़ी तो मेरे नजदीक उसको मैं अब मिलिटरीली बता रहा हूँ, उसको तबाह करने नहीं, में फील्ड ज्यादा मार्शल टाइम साहब ने लगेगा। बहुत क्लियरली ये बात कह दी थी कि फिर हमें भी पता है कि डैम कहाँ कहाँ है, मतलब वो तो बिल्कुल ओपन बात कर दी थी। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर मुनव्वर साहब, मैं देखें सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल जो वाटर लॉ है ये उसकी भी वायलेशन है। ये हम जब सालसी की अदालत में जाते हैं वो भी ये तस्लीम करते हैं कि ये पाकिस्तान का हक है, भारत ये काम नहीं कर सकता। यूएनओ के अंदर भी हमने जो एक बुनियादी पानी चूंकि बुनियादी ज़रूरत है उसके बिहाफ पे हम यूएन में भी ये बात कर रहे हैं कि कैसे जो है वो हमारे बच्चों को प्यासा कर सकता है। इसके बावजूद भारत आपको वो क्यों नहीं रुकता? वो कोई बार्गेन, मतलब इसके बिहाफ पे बार्गेन करना चाह रहा है, या आप समझते हैं कि वो वाकयातन ये समझता है कि वो ना सिर्फ पानी रोक सकता है बल्कि पानी के बिहाफ पे यानी आबी जारहियत के जरिए पाकिस्तान से कोई वो जो है पाकिस्तान को कोई वो जिसे कह ले प्रेशराइज कर सकता है किसी चीज के लिए? क्या ये मुमकिन है? नौशाद अली खान साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपको सलाम, एयर वाइस मार्शल साहब को सलाम, और शहजाद साहब को सलाम, आपकी टीम को, देखने वालों को।
देखिए, भारत तो टेरर फाइनेंसिंग भी करता है। मैं तो कहूंगा अब टेररिज्म का मरकज है, चाहे वो दहशतगर्दों के थ्रू करे या वाटर टेररिज्म करे। मकसद एक ही है कि उसकी किसी न किसी तरह इस खत्ते में प्राइमेसी कायम हो जाए। मकसद एक ही है कि किसी न किसी तरह यहाँ पे कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाए। मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए। पहले डेमोनाइज करते रहे, वो ईयू डिसफलैप पकड़ी रही, फिर डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवाते रहे, और अब इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये उनका डेफिनेटली पर्पस है। वैसे देखा जाए तो आपने कहा कि बार्गेनिंग करना चाहता है, बिल्कुल बार्गेनिंग करना चाहता है। पिछले दिनों जो गैर रस्मी बातचीत हुई है, जिसमें सेनेटर शीरी और आपकी जर्नलिस्ट नसीम जहरा साहिबा ने शिरकत की कोलंबो के अंदर, जी, उसमें भारत ने ये कहा कि अगर आप हमारी एयर स्पेस खोल दें सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि उनको बड़ा कॉस्ट पड़ रहा है, तकरीबन कोई लगभग कोई $350 मिलियन या $450 को एयर इंडिया को फकत इस मद में नुकसान हुआ है। 60 से 90 मिनट सफर बढ़ जाता है। जी, जी, तो हम जो नेचुरल बहाव है पानी का, दरियाए सिंध का और बाकी दरियाओं का, वो हम खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डैम नहीं बनाएंगे। तो लिहाजा कोई इस तरह की गारंटी वारंटी नहीं, लेकिन एक गैर रस्मी बातचीत के अंदर उन्होंने ये प्रपोजल दिया है, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने भी कोट किया, एनाडोलू टर्किश मीडिया है उसने भी कोट किया, और बहुत सारे दूसरे सोर्सेज ने भी कोट किया। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई अहमियत है और उसका जो महले वकूअ है, उस पे वो इस वक्त बार्गेन करना चाहते हैं। अल्टीमेटली भारत को ये समझना होगा कि जितने हथकंडे उसने इस्तेमाल किए हैं 1947 से अब तक, वो तो नाकाम हो गए ना। बल्कि पाकिस्तान की जो प्राइमेसी है सिक्योरिटी रैल्म के अंदर और डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली, वो तो इस रीजन और बियॉन्ड द रीजन साबित हो गई, स्पेशली मीना रीजन में। तो भारत को बजाय ये देखे ना, भारत के अंदर मैं देख रहा था लगभग कोई 40% जो उनकी पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि $3.60 अगर कोई अर्न करता है तो वो कम से कम पॉवर्टी लाइन के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, इससे कम है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जी। और फिर आप ये देखिए कि अगर भारत नॉर्मलाइज करे और कनेक्टिविटी का हिस्सा बने और ये अपनी शरारतें साउथ एशिया में छोड़ दे, जो बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल करता रहा है, और ये जो हटकंडे उसने अपनाए, चाहे कतर के मामले में हो, ईरान के मामले में हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू जो कर रहा है, अगर ये छोड़ दे तो वर्ल्ड बैंक ये भी कहता है कि $37 बिलियन की ट्रेड हो सकती है दोनों ममालिक के दरमियान में। और अब आप देखें ना कि $1 बिलियन मिस वर्ष ये जो दुबई के रास्ते से ट्रेड होती है, $1 बिलियन एक्स्ट्रा हम पे कर रहे होते हैं। इसी तरह इंडियंस भी कर रहे होते हैं जी। आपको सस्ती अद्वियात वहां से मिलेंगी तो उनको भी सस्ती एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से मिलेंगी। और फिर एनर्जी के लिए रो रहे हैं वो, तो ये जो IPI ईरान के साथ गैस पाइपलाइन था, तापी था, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उससे भी ये पीछे हट गए, और बाद में CPEC को नाकाम बनाने के लिए डॉक्टर साहब ये सारी बातें, तो ये देखें, ये आप सारी बातें जो कर रहे हैं ये वहां पे भी उनके एक्सपर्ट्स भी करते हैं। उनके यहाँ भी सेम वॉइसेस हुआ करती थी, अब शायद जरा कम हो गई हैं, सुनाई नहीं देती, लेकिन ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको भी मालूम है। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को तस्लीम ना करना, उसकी इतनी बड़ी कॉस्ट इंडियन अवाम को देनी पड़ रही है कि वहां 40% से जो वो गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ट्रेड वो करने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को वो तस्लीम ना करना पड़े। इसी बुनियाद के ऊपर वो एक्चुअली इंडियन शहरियों पर जुल्म किया चला जा रहा है। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट या जहनियत कह लेना, हिंदुत्व जिसे मैं मुद्दतवा कहता होता हूं, अब तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान में टर्म्स काफी इंट्रोड्यूस हो गया है। इस मुद्दतवा के तहत खुद भारत का बेड़ा गर्क हो गया है ना। वो अभय शुक्ला को हमेशा मैं कोट करता हूं, जहां पे डफर जोन वो लिखता है होलिकाउस और लूज कैनन एंड डफर जोन क्रॉनिकल्स किताब उसने लिखी है। वैसे तो उसने डिसअपियरेंस ऑफ डेमोक्रेसी पे भी किताब लिखी है, राहुल खन्ना ने किताब लिखी है, जेफर लोड ने बड़ी किताब लिखी है कि किस तरह से ये गुजरात जो है उसका पूरा मॉडल पूरे इंडिया पे मोदी ने अप्लाई कर दिया है।
तो भारत तो उससे भुगत रहा है अब, लेकिन इस जहनियत का आप क्या करेंगे जो वॉर मॉन्गरिंग के तहत चल रहे हैं। हालांकि वहां पे जो खुद आरएसएस है, मैं ये दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग फैक्ट, आरएसएस तंग आ गया है मोदी से। वो कहता है हमें इस्तेमाल करते हैं ये वॉर के लिए और एक बयानिया करने के लिए, और कुर्सी पे बर्जुमान ये बैठे हुए। आरएसएस के जो सेक्रेटरी जनरल अमेरिका गए, उधर भी उन्होंने अपने कंसर्न शो किए, और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो अंदरूनी तौर पे भी रिफ्ट है, और एग्जैक्टली यही माइंडसेट आपको इजराइल में भी नजर आता है, चाहे अपोजिशन का नफ्ताली जी वो तो बेनेट वैसे या उनका इसराइल और तो एक वो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो रुख। जो काम वो बगल बच्चा करेगा, यानी कि जो इसराइल करेगा वो बगल बच्चा करेगा भारत। बिल्कुल वही एक्सपेंशनिज्म के मामलात, बिल्कुल उसी तरह बढ़ने के मामलात, अपनी टेरिटरी बढ़ाने के मामलात, कब्जा करने के मामलात, चाहे वो कश्मीर हो या फलस्तीन हो, सब कुछ उसने वही करना है जो इसराइल कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और फिर नतीजा ये कि 80 लाख भारतीय 5 किलो आटा लेने पे मजबूर नजर आते हैं। मेजॉरिटी के पास वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं है, और ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, इसके ऊपर तो बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आ गई हैं कि उन बयाबानों के अंदर भी उन्होंने पूरे पूरे टाउन्स और स्टेशंस और एयरपोर्ट्स बना ले जिनका कोई इस्तेमाल सिरे से मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि बहुत सारा है। कभी आपने सोचा था कि नेपाल अपने नक्शे जारी करेगा? कभी आप तस्वर कर सकते थे कि मालदीव्स में इंडिया आउट तहरीक चलेगी? कभी आप सोच सकते थे कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी हाँ। तब्दीली श्रीलंका में आएगी? जी। ये खमियाजा है। देखो, मेजर की प्लेयर जो है ना नौशाद साहब, इस खिते के, चाहे वो रशियाई क्यों ना हो, उन्होंने भी पाकिस्तान को अलहदा से एक मैसेज पास ऑन किया लास्ट ईयर कि हम आपसे आजादाना रिश्ते नाते चाहते हैं, और इंडिया दोगली गेम खेल रहा है और हमें पता है। और उनकी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी किया, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, कि ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ये इंडिया करवा रहा है, और इंडिया के पीछे अमेरिका और इजराइल हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान को ये बताया था। जी वो तो कहने का मकसद ये, रेमंड डेविस जब पकड़ा गया था तो वो सारा किस्सा तो मालूम है, वो जानते तो हम सब हैं। जी हाँ, जी हाँ। मतलब कहने का मकसद ये, जो मैं आपको बात, भारत देखें आप, वो हमारे यहाँ कहावत है ना, फोक विजडम है, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे आप खुद उसी के अंदर गिरेंगे। ठीक है, मैं जरा तो शहजाद फारूकी साहब, ये आपको इस्लामाबाद के अंदर ये मूड बदलता दिखाई दे रहा है। ये जो सेमिनार था, मुझे तो इस सेमिनार से जो वाइब आई है, पाकिस्तान एक तरह की वार्निंग दे रहा है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आज ये इंटरनेशनल सेमिनार होता है, वहाँ पे इंटरनेशनल जो मुकर्रीन आए थे, चाहे वो जो चीन वाले, वो हमारे डॉक्टर गाओ जो हैं वो हों, या जो अमेरिका से एक्सपर्ट्स आए हुए थे, वो सारे इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है। वो इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होने दिया जा सकता, क्योंकि इसके बिहाफ पे फिर ये दुनिया के तमाम ममालिक पे अप्लाई हो सकता है, और वो होगा तो अरबों लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो जहन्नुम बन सकती हैं, और अरबों लोगों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम बनने से बचाने के लिए फिर जो वो ममालिक हैं जो लोअर राइपेरियन हैं वो यकीनन रेजिस्ट करेंगे, जो आलमी अमन के लिए खतरा बन जाएगा। तो ये जो मूड इस वक्त आपको इस्लामाबाद में नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान अब भारत को जो है वो उसकी जुबान में जवाब देने की तैयारी कर रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, और दीगर तमाम दोस्तों को मेरा सलाम और आदाब। गुजारिश ये है कि हम इस कज़िये को सिंतास वाले से जो वक्तन फवक्तन इंडिया की जानब से बदबयानती होती रही है, वो हम देखते आ रहे हैं, हम सब उसके विटनेस हैं। मेरी नाकिस राय में माजी में हमारे दोस्तों की और हमारे लोगों की नाअहली की वजह से हमने भारत को एक एज दिया हुआ था, जो कि उनको हर तरह से गलबा हासिल था। इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उनकी सिफारती ताकत ज्यादा थी, वो एक बड़ी मार्केट थी, वो अपने एडवांटेज को हर तरह से इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज्यादा कसूर मैं उन नाअहल लोगों का समझता हूँ जो हमारा केस रिप्रेजेंट करते थे, जिनके इल्म में होता था कि कौन सा डैम इंडिया का किस पोजीशन पे है, भारत कौन सी आबी जारियत का प्लान बना रहा है, और इसके बावजूद हम मुतलका फॉरम्स पर इन टाइम उनको नहीं उठा पाते थे। हमारी आंखों के सामने से जो माहौलियात के हवाले से सर्टिफिकेट थे वो भी वो ले जाते थे, हम उस कमेटी में होते हुए अगर वो सर्टिफिकेट नहीं रुकवा पाते थे, और वो जखीरे पानी के बनाता चला जा रहा था। तो उसका मतलब ये था कि हम इस हवाले से कोई ज्यादा संजीदा नहीं है इन सारे मामलात के हवाले से, और इसी नाअहली का फायदा उठाते हुए यही हुआ कि हमारे वक्तन फवक्तन स्पेस हमने लूज की, भारत उस स्पेस पे काबिज होता चला गया। अब पहली दफा मुझे लगा है कि इस
मामले को हम संजीदगी से ले रहे हैं और जो एकतरफा तौर पे किसी भी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, किसी भी इंटरनेशनल माहदे को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। भारत की उस वक्त कुछ और पोजीशन थी जब उसने ये फैसला किया था, जब उसने कश्मीर की पोजीशन चेंज की, उसने उस जोन में आके जो कि उसको लगता था कि वो एक ताकतवर प्लेयर है इस खित्ते में, वो अमेरिका और दीगर ताकतों का नुमाइंदा है और चीन पे निगरानी कर रहा है और रूस को भी उसने नच डालनी है, तो वो और तरह की हवा में था। और पाकिस्तान को तो वो समझते कुछ नहीं था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम था कि रवायती तौर पर हमारा जो रकबा था वो भी कम था, आबादी भी कम थी, फौज भी कम थी, तो रवायती जंग में तो हम कभी उससे जीत नहीं सकते थे। खैर हमने उसका एक निकाला और हमने एटमी सलाहियत हासिल कर ली, फिर हमने उसको मजीद बेहतर किया और महदूद जगह के ऊपर हमला करने की सलाहियत हासिल की। लेकिन ये जो अभी रिसेंट पास्ट में जो वाकया हुआ पिछले साल, जिसमें हमने उनके जहाज गिराए, तो वो एक तरह का पाकिस्तान का ऐलान था कि अब पाकिस्तान जो है वो रवायती तौर पर भी उस तरह से कमजोर नहीं रहा जो कि कभी ख्याल किया जाता था। और उस एक दिन ने एक पूरा परसेप्शन आलमी दुनिया का चेंज कर दिया और भारत जो कि शेर बनकर दहाड़ता था आलमी मंजरनामे पर, वो अब भीगी बिल्ली बना बैठा है। कोई उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसकी वो आओ भगत नहीं की जाती जो पहले किसी जमाने में की जाती थी। और पाकिस्तान को सिफारती तौर पे उसके बाद एक इतना बड़ा एक कैनवस मिला जिसमें ईरान और अमेरिका की सुलह की बातचीत हुई और उसमें पाकिस्तान ने रंग भरे। तो वो जो एक कामयाबियों का सिलसिला है, एक मोमेंटम है जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। और ऐसे में हमने इब्तदाई तौर पे जब ये इन्होंने किया तो हमने अपनी फिजाई हदूद बंद की, गो कि उसकी वजूहत कुछ और थी, लेकिन ऑब्वियसली ये पेश नज़र था कि इन्होंने पानी के हवाले से हमारे साथ ये करना है। और वो आपकी बात असूली तौर पर कि अगर इस तरह से आप डाउनस्ट्रीम के ममालिक के पानी बंद करना शुरू कर देंगे तो फिर चाइना अगर ऊपर से बंद कर देगा तो फिर भारत किधर जाएगा। सो ये एक लंबा डिबेटेबल मौजू है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जगह पे संजीदगी से इस मसले का इदराक किया गया है और उनको ये समझ आ गई है कि ये वक्त है, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लोहा गर्म है, आलमी राय आमा भी पाकिस्तान के हवाले से हमवार है। तो ऐसे में इस तरह का एक सेमिनार और उसमें इंटरनेशनल माहिरीन को बुलाकर इस मौजू के ऊपर इसकी हसासियत को उजागर करना ये बड़ा जबरदस्त काम है। और मैं समझता हूँ कि अब जो मौजूदा लोग हैं, और बिलखसूस मैं इसका सारा क्रेडिट देना चाहूँगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर को, कि उन्होंने अब नो मोर कहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब वो किसी चीज पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो अब पेशकदमी की तरफ बढ़ते हुए एक फातेह जर्नैल हैं और वो अपने इस मौके को जो कि किस्मत और उनकी तदब्बर ने उनके हाथ में दिया है और पाकिस्तानी अवाम की दुआओं के साथ ये मौका मिला है, तो वो इसको कैपिटलाइज करेंगे इसके ऊपर और वो मजीद आगे बढ़ेंगे और इस मसले के हल के लिए बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाएंगे। और ये मेरा ख्याल है ये नुक्ता आगाज है, इससे आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक से जब वापस आते हैं, वैसे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत खुद तीसरा बड़ा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क है और हमारे यहाँ जब वो ये जो अभी जारहियत है, पिछले साल भी उसने करने की कोशिश की, हमारे 6000 से ज़्यादा जो अफराद जाँ बहक हुए, हज़ारों ज़ख्मी हुए, नुकसान हुआ, जब वो सैलाब जो है वो उसका पानी यहाँ छोड़ देता है बगैर बताए, तो उससे नुकसानात का मामला भी है। लेकिन ये डिबेट अब कम से कम सेंट्रल फोकस में आ चुकी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जल्द इस मामले के अंदर भारत को जो है वो उसको होश के नाखून लेने पर मजबूर कर देगा। उसको होश आ जाना चाहिए, ना आया तो फिर यकीनन फिर कोई रास्ता ना बचा तो फिर आखिरी रास्ता तो बहरहाल पाकिस्तान के पास मौजूद है। नाज़रीन, जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दोहा जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे उनका क्या स्टेटस है और वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अब इस वक्त जो दोहा में मुज़ाकरात की बात की जाती है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो आएंगे, दोहा पहुंचेंगे और ईरानी डेलीगेशन भी जाएगा और बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मुफाहमती यादाश्त के पर्सपेक्टिव में ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जब तक आप जो मुफाहमती यादाश्त में पहले से तयशुदा चीज़ें हैं उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। ये उनके सदर ने भी कहा और जो इस्माइल बकाई हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि मुलाकात का तो कोई मंसूबा है ही नहीं। जबकि अमरीकी सदर ये कह रहे थे कि मुलाकात होती ही नहीं होती, चंद घंटे में पता चल जाएगा, तो यकीनन चंद घंटे में मुलाकात तो नहीं हुई। अब ये मामला एवियन साहब, ये जो मामला है
इसमें एक तो ये मामला है कि ये पता नहीं किधर जाएगा, दूसरा ओमान का जो मामला है वो भी कोई कभी किस साइड पे कभी किस साइड पे, पहले वो ईरान के साथ मिलकर वहाँ पर कंट्रोल था, फिर फीस की बात थी, अब वो फीस से हट गया, कुछ थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही आप नाए हुर्मुज को भी लेकर। सो आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है, ये जो मुहावती यादाश्त है, ये किसी मुस्तकिल मुआहदे की तरफ जा पाएगी? इसमें देखिए हिकअप्स तो आते रहेंगे, ये इतनी जल्दी मसला हल नहीं होगा। ये 60 दिनों में भी ये कभी इधर से उधर मिसाइल, कभी जवाबी उधर से मिसाइल चलते रहेंगे, जो जुबान से मिसाइल चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। दोनों ने अपने अपने अवाम को तसल्ली भी देनी है कि हम टिट फॉर टैट कर रहे हैं, तुर्की ब तुर्की भी हम जवाब दे रहे हैं, हम वेपन से भी दे रहे हैं, हम जबान से भी दे रहे हैं। ये सिलसिले चलते रहेंगे और इस पे जो स्पॉइलर है जिसको हम सब जानते हैं कि इजराइल है, वो भी अपना काम करता रहेगा। और क्योंकि अमेरिका ने कभी ये अनाउंस नहीं किया, ना ही मेरा ख्याल है कि उन्होंने कभी करने की कोशिश की है कि ये अगर अननोन ड्रोन आके किसी शिप को हिट किया है तो ये कौन है, जबकि मल्टीपल टाइम्स इस पूरे प्रोसेस में 28 फरवरी से हम, या वो जब से जंग शुरू हुई, हम देख चुके हैं कि बहुत दफ़ा ईरान ने डिनाई किया बड़े क्लियरली कि ये जो फलां जगह अटैक हुआ है हमने नहीं किया, वो स्पॉइलर कौन था वो अपनी जगह लगा रहेगा। ब्रिटिश ने भी कहा है जो एक प्रोजेक्टाइल था वो अननोन प्रोजेक्टाइल है, कह नहीं सकते कि वो कहाँ का है किसका है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया। आई थिंक ये ट्रम्प जो है ही इज ट्राइंग टू, कभी ना कभी उसको थोड़ा बहुत कुछ चाहिए होती है स्पेस, ही ट्राइज टू क्रिएट, लेकिन पूरे अमेरिका को पता है कि वो हैज वन द वॉर, ही जस्ट वांट्स टू प्रूव दैट बाय ये छोटी मोटी जो स्ट्राइक करते रहते हैं। मैं चाहूंगा जो मेरी ख्वाहिश है कि देखिए इस वक्त एक अमेरिका और इजराइल के दरमियान नहीं तो नेतन्याहू और ट्रम्प के दरमियान एक रिफ्ट, एक क्रैक्स पैदा हुए हैं। तो ईरान भले जवाब तुर्की ब तुर्की देता रहे, यहाँ से मिसाइल आता है तो वो भी जवाबी मिसाइल मार दे, वो भी अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए मिसाइल देते रहे, लेकिन थोड़ी अपना बयान देते रहे, लेकिन थोड़ी उसको इंक्लिनेशन इस तरह की दिखानी चाहिए कि इन क्रैक्स को बढ़ाए डिप्लोमेटिकली। इसको मैं फिर वो कहूंगा कि इसको मैं कि एक मुनाफिकाना डिप्लोमेसी के साथ उसको चाहिए कि इन क्रैक्स को बढ़ाए। और देखिए ट्रम्प इज डेस्परेट, उसने अगर ये शिप्स के ऊपर ईरान के ऊपर रिसेंट स्ट्राइक्स की हैं तो ईरान से पहले उसने कहा जी दो हमें बात करेंगे, हमने दोनों जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने अपनी हॉटलाइन भी एस्टैब्लिश कर ली है जिसको ईरान ने डिनाई किया है। तो ट्रम्प इज डेस्परेट फॉर दैट और इसको चाहिए ईरान को। मुझे तो लगता है, आपको नहीं लगता एवीएम साहब के नेतन्याहू की तो बलि दे दी गई है, क्योंकि अगर मिड टर्म इलेक्शन जीतने हैं अमेरिकी सदर ने तो उन्होंने नेतन्याहू को बलि चढ़ा दिया है। अब उसके इलेक्शन है अक्टूबर के अंदर, वो तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको तो हम वो तो आप तो जाएं ना, जो आपके मामलात हैं वो तय करें, हम अपने मामलात ठीक कर लें तो बड़ी बात है। तो वो तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में बलि दोनों ही चढ़ेंगे, ट्रम्प भी चढ़ेगा जहां तक मैं समझता हूं, और वो भी चढ़ेगा कि बिकॉज ट्रम्प हैज मिजरेबली फेल्ड। उसके अपने मुल्क में कोई एक सेंसिबल आवाज जो है, जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं, दे कांट डिफाइन के इसकी वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो वो तो डेफिनेटली उसकी बलि चढ़ेगी। और हासिल क्या हुआ है उससे? हासिल क्या हुआ उससे? अभी मैं आई वाज जस्ट रीडिंग के एक फुटबॉल मैच में किसी ने एक मुल्क को हरा दिया, इक्वलाइजर किया, तो उसने कहा कि हमने बराबर रखा हिसाब, हम हारे नहीं और हमें $300 बिलियन भी खर्च नहीं करने पड़े अमेरिका की तरफ। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आई थिंक दैट विल कीप हैपनिंग। मैं समझता हूँ कि ईरान को डिप्लोमेटिकली थोड़ा चाहिए कि इन क्रैक्स को, फिशर्स को जो नेतन्याहू के ट्रम्प के बीच में, मैं ये नहीं कहता कि दो मुल्कों में बीच के इतनी जल्दी लॉबीज डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, ज़ायनिस्ट लॉबी या कोई भी हो, लेकिन ये जो वैसे ही वो पूरी दुनिया के ऊपर उसका गलबा है उसका। डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये जो बात एवीएम साहब ने की है, देखिए ना मीडिया उसके कंट्रोल में, ईरान बड़ा आइसोलेटेड है इस पर्सपेक्टिव के अंदर, और जो यहूदी लॉबी जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत स्ट्रांग है इस मामले के अंदर। पूरी दुनिया और वेस्ट का मीडिया उनके कंट्रोल में है। हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। ये वॉर को, ईरान वॉर को ही ले लें कि वो बावजूद इसके कि उसको शिकस्त हो चुकी है, पूरी दुनिया फैक्चुअली देख रही है कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद वहाँ पे जो नैरेटिव्स हैं वो अमेरिका या इसराइल की फेवर में बनाए जा रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो बात एवीएम साहब ने की है, ईरान के पास ये गुंजाइश है या ईरान ये कर सकता है, उसकी ये कैपेसिटी है कि वो उन क्रैक्स को डिप्लोमेटिकली जो है वो मजीद वाइडन करे और वाइडन करके
इनको जो है वो एक पेज पे ना रहने दे, ताकि ईरान जो समझता है, क्योंकि बहरहाल वो इस जंग का फातेह अपने आप को कंसिडर भी करता है और उसके साथ उसी स्ट्रांग पोजीशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो वाकयातन आगे बढ़ता रहेगा और वो अमेरिका को जो है फर्दर जिसे कह लें एंगेज कर किए रखेगा। एयर वाइस मार्शल साहब की बात से 200% मैं एग्री करता हूं। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, यही करना चाहिए ईरान को। बल्कि इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो गल्फ के ममालिक हैं जिनको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस करे, उन्हें ये बावर कराए कि ईरान उनके लिए थ्रेट नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का बाइस है, और उनको साबित करे, बिकॉज इस जंग में साबित हो चुका कि अमेरिका रिलायबल नहीं है। अमेरिका ने देखे ना, एशिया पिवोट जो पॉलिसी थी, जो 2011 और 13 में हिलरी क्लिंटन साहिबा ने उसका आगाज किया, और फिर हमने देखा कि ट्रंप साहब के जो 17 की हुकूमत थी उसके अंदर भी जोरों शोर से उसको कैरी ऑन किया गया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया, और फिर हो गई ईरान वार। ईरान वार के बाद वो जो एशिया पिवोट थी वो तो फिशा फिशा हो गई। उसकी वजह ये है कि वहां पे जो थॉट सिस्टम था, पूरा की पूरे बैटरीज थी, और दूसरे सिस्टम की वो उठा के उन्होंने मिडिल ईस्ट में लेकर आए, तो लिहाजा अमेरिका रिलायबल नहीं रहा। और अब जब अमेरिका और ईरान के दरमियान में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है कि जहां ईरान के मजाफात में जो अमेरिकन अड्डे हैं जो कि तबाह हाल हो चुके हैं, उसे शिफ्ट किया जाएगा और टैक्टिकल बुनियादों पे इजराइल शिफ्ट किया जाएगा। और ये बहस चल रही है वॉशिंगटन डीसी में कि क्या ये जो अड्डे हैं अगर हम रखें भी तो क्या हम इसकी कॉस्ट बियर कर सकते हैं, दोबारा रिपेयर करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस पर्पस के लिए हमने रखा था कि ये डिटरेंस मेंटेन करेंगे, वो डिटरेंस तो मेंटेन नहीं कर पाए, तो लिहाजा इन अड्डों के रखने का फायदा क्या है। अब ये अड्डे अगर मूव करते हैं तो ईरान बताए जीसीसी ममालिक को, देखें ये अड्डे आपकी सिक्योरिटी के लिए रखे थे, वो तो काम कर नहीं रहे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ईरान को उनके साथ भी अपने जो मामलात हैं थोड़े से बेहतर करने चाहिए, जैसे सऊदी अरब के साथ किए हैं, कतर के साथ किए हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताता चलूं, बरतानिया की तारीख में स्वीज कैनाल का मूवमेंट था ना, तो ये हुर्मुस मूवमेंट अमेरिका की तारीख में आया। और मैं अगर आप वियतनाम वॉर की तरफ चले जाएं तो वियतनाम के बाद अमेरिकन ने दोबारा फार ईस्ट एशिया में जंग के बारे में नहीं सोचा, यूरोप की तरफ फिर उन्होंने दोबारा पींगे बढ़ाना शुरू की। आज दोबारा अब ये मिडिल ईस्ट में भूल जाएं कि दोबारा जंग के लिए अमेरिका आएगा, बिकॉज 28 फेब से लेकर 17 अप्रैल तक उन्होंने एयर पावर स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की और वो विनिंग स्ट्रेटेजी साबित नहीं हुई। 17 अप्रैल से लेकर 17 जून तक उन्होंने नेवल ब्लॉकेड किया, वो भी नाकाम हो गई। अब थर्ड ऑप्शन था बूट उतारें। अब बूट उतारें तो वियतनाम का किस्सा याद आ रहा था उनको, थोड़ा बहुत उन्होंने करके देखा, वो भी नाकाम हो गया। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास वायबल ऑप्शन नहीं है। देखें 100% जिसकी जीडीपी जो है वो अंडर डेट हो, $1 ट्रिलियन वो सूद की मद में दे रहे हो, उनकी कैपेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी उड़ गई हो, इट डज नॉट मीन कि अमेरिका के पास कैपेबिलिटी नहीं है या वो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन नहीं कर सकता। सवाल ये है कि उसकी जो कॉस्ट ईरान ने इतनी बढ़ा दी है उसको बियर करने के लिए वो तैयार है। तो इस वजह से ये टिट फॉर टैट तो चलता रहेगा, लेकिन अमेरिकन ने अपने सरेंडर के ऊपर दस्तखत एमओयू की सूरत में कर दिए हैं और ये एक वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग है। और आखिरी बात नैरेटिव पे आपने की, देखिए नैरेटिव ये पहली बार हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ द वेस्ट कि हमेशा नैरेटिव इजराइल बनाता था, वेस्ट उसको डिसिमिनेट करता था और हमारे पास आता था। पहली मर्तबा ये हुआ है कि ईस्ट से नैरेटिव कंस्ट्रक्ट हुआ है, वेस्ट में गया है और आज का वहां नौजवान इजराइल से मुतनफिर हो गया है, रिपब्लिकन्स नियोकॉन्स मुतनफिर हो गए हैं, डेमोक्रेट्स अपने आप को डिस्टेंस शो कर रहे हैं और मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंपेन चला रहे हैं कि मागा अपना एपेक से जो फंडिंग लेगा हम उसके खिलाफ जो है वोटिंग न देने की कैंपेन चला देंगे। गो के एपेक ने $127 बिलियन फनल किए हैं इस मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर। तो कहने का मकसद ये कि ये पहली मर्तबा हुआ। और उसका आखिरी बात कह रहा हूं, एविडेंस ये था, नेतन्याहू ने कहा वो एक टेक्सास से एक ट्वीट चली और पूरे अमेरिका में फैल गई इजराइल के खिलाफ। बाद में पता चला कि उसका मरकज जो था वो साउथ एशिया में एक मुल्क था, उसके बेसमेंट से वो ट्वीट चली थी। तो ये पहली मर्तबा हुआ है। तो हमने
नैरेटिव में भी, यानी इस मिडिल ईस्ट ने नैरेटिव में भी इसका उनको मतलब- शिकस्त दी है। और ये सोशल मीडिया फिनोमेना को आप कमजोर न लें, इसको हल्का न समझें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर साहब, एवीएन साहब, साजिद हबीब साहब और शाहजाद फारूकी साहब। माजरत चाहूँगा, मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाया, मुझे एकदम कहा गया कि क्लोजिंग सर पर है। नाज़रीन, जो इस वक्त सिचुएशन है नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर भी ईरान जो है वो काफ़ी काम कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नैरेटिव है वो ईरान को जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि वो मशरक़ वस्ता को ये सिक्योरिटी फराहम करे और ये बताए कि एक्चुअली उसके होते ये जो सिक्योर किया हुआ है उसने फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर मशरक़ वस्ता को भी, वो ये इन अमरीकी फ़ौजी अड्डों के बजाय अगर ईरान पर इक्तफ़ा करें या ईरान से दोस्ती बनाएं तो फिर ये अपने खित्ते की सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर हालत के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।